नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श द्वारा संचालित ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करेंगे आज मानसून के बारे में। हमारी चर्चा चल रही थी जलवायु। क्या टॉपिक था हमारा? जलवायु के हमारे बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जलवायु के बारे में हमारी चर्चा हो रही थी। तो हम बात करेंगे आज मानसून के बारे में। जलवायु के अंदर मानसून भी एक टॉपिक है, वो हमारा जुड़ता है। तो देखिए, मानसून का आगमन एवं वापसी। कि मानसून का आगमन, तो मानसून देखिए, भारत में मानसून की अगर बात की जाए ठीक है। तो भारत की अगर मानसून की बात करें तो भारत में मानसून है वो लगभग जून के माह में। कब? जून के माह में। जैसे यहाँ पर आ गया पहले, सबसे पहले 5 जून को, और उससे भी पहले इन क्षेत्रों में यहाँ पर जहाँ पर म्यांमार ये हैं, यहाँ पर आ जाएगा लगभग 25 मई को ही आ जाता है। ठीक है। तो उसके बाद में धीरे धीरे क्या करता है, ये आगे बढ़ता है। ये क्षेत्रों में क्या करता है, आगे बढ़ता है। यहाँ पर 10 जून को पहुँचेगा। उसके बाद में इन क्षेत्रों में यहाँ पर पहुँचेगा 15 जून को। उसके बाद में यहाँ पर पहुँचेगा 20 जून को। उसके बाद में यहाँ पर पहुँचेगा 30 जून को। तो इस प्रकार क्या होता है, मानसून आगे की ओर चलता है। ठीक है। मानसून है वो क्या करता है, इस समुद्र से किसकी ओर चलता है, स्थल की ओर चलता है। ठीक है। स्थल से यानी कि समुद्र से स्थल की ओर जा रहा है। तो आपको पता है यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। तो ये अलग अलग हैं। तो यहाँ से यह मानसून क्या होता है, उत्पत्ति होती है। और मानसून है वो कौन सा कहलाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है। कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है ये। तो ये है दक्षिणी, ये पश्चिमी है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यहाँ पर आपको पता है कि ये क्षेत्र है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र है। और यहाँ पर यहाँ से क्या आती है, शीत लहरें आती है। ठीक है। शीत लहरें आती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, साइबेरियन पवने। साइबेरियन पवने। ठीक है। तो साइबेरियन पवने हैं वो पर्वत, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो क्या कर लेती है, रोक लेती है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रखना है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला अगर आपसे कोई पूछे तो वो कौन सी होगी, हिमालय पर्वत श्रृंखला होगी। अगर आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो वो होगी अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं का नाम पूछे तो वो कहलाती है अरावली पर्वत श्रृंखला। अब सबसे लंबी दूरी में फैली जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है, वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। सबसे लंबी दूरी में फैली पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो तीनों को अलग अलग क्रम में हमने ज्ञात कर लिया। तो ये क्या करती हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो इनको रोक लेती हैं।
इसलिए इन क्षेत्रों में क्या है, शीत ऋतु में अत्यधिक क्या होती है, सर्दी पड़ती है। तो ये क्या कहलाती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं। ये क्या होती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं। ठीक है। इन पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है। मानसूनी पवन की बात करें तो मानसूनी पवन क्या है, नियमित नहीं है। यह फिक्स नहीं है कि इसी समय पे आएगी, लेकिन स्पंदमान प्रकृति होती है इसकी। कैसी होती है, स्पंदमान मतलब धीरे धीरे चलना। क्या होती है, धीरे धीरे चलना। स्पंदमान का अर्थ क्या होता है, धीरे धीरे चलना। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान यह विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। किससे होती है, उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर। यानी कि भारत है, यहाँ पर हिंद महासागर है, यह अरब सागर है, यह बंगाल की खाड़ी है। तो यह क्या होगा, देखिए उष्णकटिबंधीय समुद्र, ये समुद्र जो उष्णकटिबंध के अंदर आते हैं के ऊपर प्रवाह के दौरान यह विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। यहाँ पर जो प्रवाह होता है उनसे क्या होती है, ये प्रभावित होती है। मानसून का समय जून के आरंभ से मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। कब से कब तक, जून से तो प्रश्न हमारा बन सकता है, बना भी सकते हैं। कौन सा प्रश्न बनेगा, देखिए क्या बनता है प्रश्न। भारत में मानसून का समय है, ठीक है। तो आंसर हम दे सकते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा जून से सितंबर। वैसे हम कह सकते हैं कि 100 से 120 दिनों के मध्य का होता है। कितना होता है, 100 से 120 दिनों के मध्य का होता है। इस आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, सामान्य वर्षा हो रही है, नॉर्मल वर्षा हो रही है, उसमें क्या हो जाएगी, अचानक से वृद्धि हो जाएगी। जैसे वर्तमान समय में अभी आज 15 जून है, आज क्या है 15 जून है और मानसून काल चल रहा है। आपको पता है भारत में 80% इलाकों पर वर्षा हो गई अब तक। 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर क्या हो गया है, 80% इलाकों में क्या हो गया है, वर्षा हो गई है। हो गया ना। ये मानसून का जो समय बताया गया था वो बताया गया था 29 जून। मानसून का समय कौन सा बताया गया था राजस्थान में, 29 जून बताया गया था। लेकिन यह क्या है, मानसून से पहले की बारिश है। मानसून से पहले की बारिश है जो 80% इलाकों में भारत में 80% इलाकों के अंदर क्या हो चुकी है, अब तक वर्षा हो चुकी है। क्योंकि ये अखबार में भी आया है, वो भी आप डेली न्यूज़ पढ़ा करो, आपको बहुत सारी उनसे जानकारियाँ आपको इकट्ठी होगी। क्योंकि काफ़ी सारी जानकारियाँ हमें न्यूज़ चैनलों से प्राप्त होगी। देखिए, तथा लगातार इन दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं। मानसून का फटना, यानी कि एक प्रकार से विस्फोट कहते हैं ना, अचानक से फटना। एक तो होता है धीरे धीरे चलना, एक होता है प्रस्फोट, मतलब बहुत ज़बरदस्त फटना। यानी कि मानसून क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा बारिशें करता है। अच्छा मानसून, अगर मानसून के अनुसार वर्षा हुए तो क्या होता है, अच्छी फसल भी होगी। आपको पता है फसल भारत में मुख्य तरीके से फसल है वो किस पर निर्भर करती है, मानसून पर निर्भर करती है। भारत की जलवायु है वो मानसून पर डिपेंडेड है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में, जून का प्रथम सप्ताह, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि चित्रांकन में आपको मैंने बताया था कि ऐसे लकीरें करके बताई थी आपको अभी।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि 5 जून को क्या हो जाता है, मानसून का आगमन हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या लिखा गया है, जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से, ये क्या है, ठीक है, सही से देख लेते हैं इसको। जैसे भारत है, ठीक है, यहां पर कहां पर क्या लिखा है, देखो इसके बाद यह 2 भागों में बंट जाते हैं, यानी कि भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर से प्रवेश करता है। किस हिस्से से, यहां से भारत में प्रवेश करता है, इस ओर से। ये क्या है, ये है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, यानी सॉरी यहाँ ये क्या है, प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीपीय। और ये क्या है, आपको पता है, ये है तटीय प्रदेश। कौन सा है, तटीय प्रदेश है। ये है आपके तटीय प्रदेश। तो तटीय प्रदेशों से होते हुए यह दक्षिण से मानसून क्या होता है, प्रवेश करता है। अब उसके बाद में यह 2 भागों में विभक्त हो गया। कौन से भागों में, देखिए, एक अरब सागर शाखा और दूसरी हो गई बंगाल की खाड़ी शाखा। तो कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। एक तो हो गई अरब सागर शाखा, तो इस ओर तो है अरब सागर और इस ओर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी एक तरफ है, अरब सागर। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। तो देखिए कहाँ पर पहुंच रही है वो देखते हैं हम। देखिए आइए चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ है, ये क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र। तो जब यहाँ से मानसून 5 जून को स्टार्ट हो गया, कब हुआ, 5 जून को स्टार्ट हो रहा है, मानसून की शुरुआत हुई है, तो यह 5 से 7 या 10 दिन लगा देगा किस ओर बढ़ने में, महाराष्ट्र साइड में बढ़ने में। आज का ताज़ा समाचार आपने अखबारों में देखा होगा कि महाराष्ट्र की प्रत्येक गलियां हैं वो लगभग क्या हो गई है, पानी से तरबतर हो गई हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, अरब सागर है और वहीं से पानी ऊपर उठता है, वहीं नमी उत्पन्न करके क्या होता है, वर्षा कर देता है। वहीं से उठना और वहीं पर वर्षा कर देना। तो ये क्या कर देता है, 10 दिन बाद में ही महाराष्ट्र में क्या कर देता है, जमकर बारिश कर देता है। तो देखिए 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र गति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। कहाँ पर पहुंच गई, असम की ओर पहुंच जाती है, इस ओर पहुंच जाती है असम में। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पुणे पश्चिम में गंगा, यानी कि यहाँ पर पूर्वी पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाता है। अब ये क्या करेगा, गंगा की ओर, मैदान की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाता है, ठीक है। अरब सागर से यहाँ पर कच्छ, कर्ण, सौराष्ट्र और मध्य भागों के अंदर क्या हो जाता है, ये पहुँच जाएगा। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के ऊपर पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाती हैं। कहाँ पर, देखिए
तो यहाँ पर क्या करेगा ये, इधर से तो अरब सागर से निकली है, ठीक है, और इधर से बंगाल की खाड़ी से निकली है। तो यहाँ पर जाने के बाद में ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाते हैं। कहाँ पर, आपस में मिल गए। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर, यहाँ पर दिल्ली के अंदर क्या होता है, बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक वर्षा होती है। कितने जून तक, 29 जून तक आते आते क्या होती है, दिल्ली के अंदर वर्षा होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पहुंच जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक। अब जब दिल्ली तक यहाँ तक आ रहा है तो राजस्थान के अंदर पहुँचने में है, हरियाणा को में, राजस्थान में, पंजाब में पहुँचते पहुँचते कौन सा महीना आ जाता है, जुलाई का महीना आ जाता है। कौन सा महीना, जुलाई का महीना आ जाता है। तो राजस्थान में मानसून क्या है, बहुत लेट पहुँचता है। जब यहाँ पर मानसून चल रहा है तो हमारे क्षेत्रों में लेट आएगा, जिससे हम कहते हैं कि यार दिल्ली में बारिश हो रही है, मुंबई में बारिश हो रही है, सब जगह बारिश हो रही है, हमारे क्यों नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि यह अभी है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में वर्षा कर रहा है। किस क्षेत्रों में कर रहा है, प्रायद्वीपीय, या यूँ कह सकते हैं तटीय प्रदेशों में। और राजस्थान में पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है, 15-20 दिन ज़्यादा लग जाते हैं इनसे। इसलिए राजस्थान में क्या है, ये लेट वर्षा करता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्से में पहुंच जाता है। अब बात आ जाती है जुलाई के मध्य की। तो जुलाई के मध्य में यह इस ओर पहुंच जाएगा। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में पहुंच जाता है। अब ये है, इस यहाँ आते आते क्या आ गई, 15 जुलाई आ गई। और राजस्थान में आते आते क्या आ जाती है, लगभग जुलाई स्टार्ट है, यानी ये 1 जुलाई कह सकते हैं। और दिल्ली में कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर पहुँचते पहुँचते राजधानी में यह कब पहुँच जाती है, 29 जून को पहुँच जाता है। कब पहुँचता है, 29 जून। ये 2-4 नाम हैं वो ख़ास तौर पे आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, कि यानी कि महाराष्ट्र में लगभग 10 जून को, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान की दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में यह 29 जून तक पहुंचता है, ठीक है। और उसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यह जुलाई के प्रथम सप्ताह में पहुंचता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें हिमाचल, ठीक है, हिमाचल वर्ग एवं देश के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में पहुंचते पहुंचते क्या आ जाती है, मध्य जुलाई आ जाती है। क्या आ जाती है, मध्य जुलाई आ जाती है यहाँ इन क्षेत्रों पर पहुंचते पहुंचते, ठीक है। आगे चलते हैं कि मानसून की वापसी अपेक्षा करते हैं एक क्रमिक प्रक्रिया है, यानी क्रम के अनुसार चलती है।
मानसून की वापसी किस प्रकार होती है? एक क्रम के अनुसार होती है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। यानी कि मानसून का वापसी, इसे क्या कह सकते हैं? मानसून की वापसी कह सकते हैं। मानसून की वापसी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से। कब? सितंबर या मध्य, यानी कि सितंबर से कब स्टार्ट हो जाती है मानसून की वापसी? सितंबर से। कहाँ से होती है? भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से। भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य कौन सा होता है? तो ये भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य हैं, यहाँ से मानसून की वापसी स्टार्ट हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। अब जो भारत का उत्तरी भाग है, जिसे हम उपोष्ण कटिबंध भी कहते हैं, भारत का उत्तरी भाग पता है आपको, ये है 23.5 डिग्री, ये है 0 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये है उत्तरी अक्षांश। तो इसे कहते हैं हम कर्क रेखा, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, और इसे कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। तो भारत है, भारत की स्थिति इस प्रकार है। भारत की स्थिति इस प्रकार है कि भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है वो कहाँ पर है? उपोष्ण कटिबंध में है। कहाँ पर है? उपोष्ण कटिबंध में। और भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो कहाँ अवस्थित है? वो है उष्ण कटिबंध में। कहाँ पर है? उष्ण कटिबंध में। तो ये भारत का ये क्षेत्र है वो कहाँ पर अवस्थित है? उष्ण कटिबंध में। इसका मतलब है भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो कहाँ पर अवस्थित है? उष्ण कटिबंध में। तो लगभग क्या हो जाता है? अक्टूबर में लगभग क्या हो जाता है? मौसम है उत्तरी भारत से क्या हो जाता है? मानसून की वापसी हो जाती है, वापस से चला जाता है उत्तरी भारत से। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। यानी कि अब जो प्रायद्वीपीय भारत है इस क्षेत्र पे क्या होगा? गति अत्यधिक होगी, तेज गति होगी। सितंबर के प्रारंभ देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। सितंबर के प्रारंभ से देश के शेष भाग से क्या हो जाती है? मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है कि जब भारत में यह प्रवेश करता है तो यहाँ पर है अंडमान निकोबार और यहाँ पर लक्षद्वीप, तो सबसे पहले बारिश है वो मानसूनी बारिश कहाँ पर होती है? द्वीपों पर होती है। कहाँ होती है? द्वीप समूहों पर होती है। क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। यहाँ पर कब हो जाती है? अप्रैल में ही बारिश हो जाती है। मानसून की
वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। कौन सी ऋतु के प्रभाव में होता है? पूरा देश है लगभग उससे दिसंबर जनवरी के अंदर भारत देश में आपको पता है लगभग क्या होती है, शीत ऋतु पाई जाती है। किन क्षेत्रों को छोड़कर हम बात करें तो तटीय क्षेत्रों को छोड़ दें तो वहाँ पर मौसम क्या होता है, लगभग हमेशा साल पूरे वर्ष क्या होता है, समान रहता है। पूरे वर्ष ये मौसम क्या रहेगा, समान रहता है। और उत्तरी भाग में क्या हो जाती है, शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। हालांकि ऋतु तो पूरे भारत में होती हैं, लेकिन इसका असर है वो किस ओर ज़्यादा होता है, उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा होता है दक्षिणी भारत के मुकाबले। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र है वो तटीय क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, मौसम है वो लगभग क्या होता है, समान ही रहता है। आगे चलते हैं तो अब बात करते हैं हम ऋतुओं के बारे में। ऋतुओं के बारे में अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि ऋतु कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से ऋतु दो ही प्रकार की होती है। एक तो होती है शीत ऋतु और एक होती है ग्रीष्म ऋतु। उसके अलावा भी है वो ऋतुओं को दो भागों में और बांट दिया गया है। एक तो होता है सबसे पहले आती है ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद आती है वर्षा ऋतु, उसके बाद आती है बसंत ऋतु, उसके बाद आती है शीत ऋतु। इस प्रकार इनको अलग अलग भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, बांट दिया गया इन्हें। ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे वो है शीत ऋतु की, जो कि मध्य सितंबर से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं ऋतुएं क्या हैं। तो देखिए, मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। जब हम ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु का तापमान अलग होता है, और जब शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु की क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होता है। भारत के जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है वो क्या हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो तटीय क्षेत्र हैं, कौन से, जो ये तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम क्या होता है, लगभग समान मिलता है, लगभग एक जैसा मौसम मिलता है। सर्दी हो या गर्मी, लगभग मौसम एक जैसा हो जाता है। तो लेकिन जो ये भाग है, यहाँ पर क्या हो जाता है, सर्दी, शीत ऋतु में सर्दी क्या होती है, अत्यधिक पड़ती है, और गर्मी ऋतु में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जैसे राजस्थान के अंदर एक ज़िला है चूरू, जहाँ पे आप रहते हैं, सर्दी में तो क्या होती है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और गर्मी के ऋतु में क्या हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, ऋतुओं पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है। ठीक है। भारत में अगर बात करें तो भारत में इस ओर क्या है, हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत में ये जो शीत लहरें आती हैं, भारतीय मानसून पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो साइबेरियन हवाओं का भी प्रभाव पड़ता है।
हवाओं का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। और इसका प्रभाव हमें ये भी मिलता है कि समुद्र से दूरी भी इसका मुख्य लक्षण है। समुद्र से जितनी दूरी होती है वो भी इसमें क्या है, बहुत कारगर साबित होती है। तो तटीय क्षेत्रों में के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती। तटीय क्षेत्रों के तापमान होता है, जो ये तटीय क्षेत्र है, ये भाग है, यहाँ पर हमें भिन्नता देखने को नहीं मिलती है, ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नता होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? तो हमारे ऋतुएं अलग अलग हो गई, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। भारत में मुख्यतः 4 को ऋतुएं पहचाना जा सकता है। यह है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन या वापसी काल को भी हम मानते हैं। आगे देखते हैं, शीत ऋतु के बारे में अध्ययन करते हैं कि शीत ऋतु क्या है। तो देखिए, उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। कब लगभग हम मानते हैं? तो देखिए कब मानते हैं, ये क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अब क्या होगा, जब सर्दी में क्या होता है, सूर्य की स्थिति यहाँ होती है। क्या होती है सूर्य की स्थिति? 22 दिसंबर को, कब है, 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति यहाँ होती है। तो जो दक्षिणी अक्षांश है, जो दक्षिणी अक्षांश है, जो दक्षिण का क्षेत्र है, वहाँ क्या हो जाता है, गर्मी हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्मी हो जाती है। और जो उत्तरी भाग है वहाँ पर क्या हो जाती है, सर्दी हो जाती है। क्या हो जाती है? सर्दी हो जाती है। और यह जब सूर्य है वो 21 जून को लंबवत चमकता है, किस पर? कर्क रेखा पर। 21 जून को जब यह लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर, तब क्या होता है, यहाँ पर, कहाँ पर, राजस्थान में, यानी कि उत्तरी अक्षांश में, यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर फिर क्या हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, शीत ऋतु। क्लियर, समझ में आ गई? जब 22 दिसंबर को जब यह सूर्य की किरणें क्या होती है, सूर्य की किरणें हैं वो दक्षिणी अक्षांश पर लंबवत चमकती है। किस पर? दक्षिणी अक्षांश पर लंबवत चमकती है। चमकती है। तो क्या होगा, दक्षिणी अक्षांश में क्या हो जाएगा, गर्मी होगी, थोड़ी क्या होती है, गर्मी होती है। वहीं जब सूर्य है वो उत्तरी अक्षांश में चमकता है, लंबवत चमकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है 21 जून को। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। कौन से होते हैं? दिसंबर और जनवरी है वो सबसे ज़्यादा ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। कहाँ पर? तापमान है वो भारत में उत्तर से क्या होता है, घटता जाता है। यहाँ पर तापमान जहाँ ऊपर की ओर क्या होता है, 0 डिग्री होता है, फिर यहाँ आते आते
15 डिग्री हो जाता है, फिर यहाँ जाते जाते 20 डिग्री हो जाता है। ऐसे करके क्या हो जाता है, ये बढ़ता क्रम है। दक्षिण की ओर जाते जाते क्या हो जाता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ऊपर है वो हमें क्या शीत ऋतु में क्या होता है, साइबेरियन पवनें ठंड पैदा कर देती हैं। क्या कर देती हैं? ठंडक ला देती हैं। पूर्वी तट पर चेन्नई का तापमान औसतन 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। चेन्नई का तापमान कितना हो जाता है? 24 से 25 के बीच। जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझा भी दिया है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। आप देखते हैं हमारे आसपास में कि सर्दियों में भी दिन में अच्छी धूप निकलती रहती है, दिन में अच्छी धूप हो जाती है, लेकिन रात को क्या है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, सर्दी पड़ने लग जाती है। बहुत ज़्यादा क्या होती है, सर्दी पड़ती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। हिमालय के जो ऊपरी भाग होता है, जो ये क्षेत्र है, इसका जो ऊपरी भाग है उस पर क्या हो जाता है, ठंड अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? सर्दी है वो ज़्यादा हो जाती है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनें प्रभावित होती हैं। कौन सी प्रभावित करती हैं? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो प्रभावित करती हैं। ये आती हैं, देखिए कैसे। ये उत्तर, ये पूर्व है। यहाँ से क्या होती हैं, अभी बताया मैंने, पवनें आती हैं। ठीक है, ये पवनें क्या करती हैं, हमें प्रभावित करती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। अब ये देखिए, ये स्थलीय भाग है और यहाँ क्या है, अरब सागर, यहाँ है बंगाल की खाड़ी, यहाँ है हिंद महासागर। तो ये उत्तर से, यानी कि ये स्थलीय भाग से समुद्री भाग की ओर चलती है। ग्रीष्म ऋतु में इसके विपरीत होता है। ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से किस ओर चलती है, स्थल की ओर चलती है, लेकिन शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। देश के अधिकतर भाग में क्या होता है, शुष्क मौसम होता है। पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। कहाँ पर है? यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोरोमंडल तट पर, ये तटीय भाग है कोरोमंडल। और मुख्य रूप से बात करें तो यह चेन्नई में वर्षा करती है। क्या करती है? चेन्नई में वर्षा करती है। और एक और वर्षा होती है सर्दियों में, आपको पता हो तो। यहाँ पर एक और वर्षा होती है, तो वो होती है, कौन सी वर्षा होती है? वो होती है मावठ। ठीक है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे कि मावठ की वर्षा क्या होती है। ये किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण। पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, जो भूमध्य सागर से उठती है। कहाँ से उठती है? इसका उद्गम कहाँ पे है? भूमध्य सागर है।
ठीक है। तो ये जो समुद्र तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर क्या कर देती है, वर्षा कर देती है। ठीक है, कुछ मात्रा में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ से ये पवने समुद्र से स्थल की ओर बहती है। क्या हो जाता है, यहाँ पर उच्च दाब का केंद्र बन जाता है, निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। निम्न बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का केंद्र होने से ये इस ओर क्या कर देती है, तटीय भाग में वर्षा कराने में सहायक हो जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में, मावठ के बारे में हमें कल के वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।